नमस्कार, आप देख रहे हैं SPNI न्यूज। मैं काशिफ अली एक बार फिर हाजिर हूं। राजस्थान का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे भी राजनीति गर्म होती जा रही है। गणित बनाए जा रहे हैं, गणित बिगाड़े जा रहे हैं और देखना यह होगा कि इस बिगाड़ने और बनाने की राजनीति में किसकी जीत होगी। 7 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे, 11 दिसंबर को चुनाव का नतीजा आएगा। वो नतीजा तय कर देगा कि राजस्थान का चुनाव कौन जीता है और उसके बाद एक सीढ़ी वो पार्टी आगे बढ़ जाएगी जो लोकसभा के चुनावों को लेकर लगातार कोशिश कर रही है कि लोकसभा में चुनावों में किसकी जीत हो। यानी वो रास्ता अब कहीं ना कहीं राजस्थान के चुनावों से होकर जाता है लोकसभा का, लेकिन राजस्थान का चुनाव भी अब दिलचस्प होता जा रहा है। उसकी वजह यह है कि अब साथ ही साथ कुछ ऐसे दल हैं जो लगातार बड़ी पार्टियों का गणित जो है बिगाड़ रहे हैं। साथ ही साथ विधानसभा चुनावों में कई सीटों पर बीजेपी कांग्रेस का जो गणित बिगाड़ने का काम कर रहा है वो तीसरा मोर्चा कर रहा है। वो तीसरा मोर्चा कौन सा है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है वो तीसरा मोर्चा बीजेपी और कांग्रेस के लिए सिरदर्द बना हुआ है। अपने नए सियासी दल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ ताल ठोक रहे हनुमान बेनीवाल मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जी खोलकर आलोचना करते हैं तो जनता खूब तालियां बजाती है। जाहिर सी बात है कि जब सियासी दल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो हनुमान बेनीवाल हैं वो लगातार मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, सिंधिया और अशोक गहलोत को जब खोलकर जो है वो बोलते हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं तो जनता खूब तालियां बजाती है। यानी कुछ सीटों पर जो 50 सीटों पर जो चुनाव लड़ा जा रहा है ये गणित बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। अब इस गणित को बिगाड़ने का किस पार्टी को फायदा पहुंचाया जाएगा चुनाव के बाद वो देखने वाली बात होगी। और फिलहाल जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जिस चीज़ें थोड़ा सा बदल रही हैं और थोड़ा कहीं ना कहीं राजस्थान का सत्ता सिंहासन यूं तो अब तक कांग्रेस और बीजेपी के सियासी राजवंशों के हाथ रहा है। विधानसभा चुनाव 2018 में सीधा मुकाबला भी इन्हीं दोनों के बीच है, मगर इस बार तीसरे मोर्चे के लड़ाके सियासी बीजेपी और कांग्रेस का सियासी गणित कई सीटों पर गड़बड़ा रहा है। मारवाड़ के इलाके की सबसे अहम संसदीय सीट जोधपुर है। ये समझने वाली बात होगी, जो मारवाड़ का इलाका आता है, मारवाड़ जो होते हैं वो जोधपुर है सबसे सीट। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में बीजेपी का अजय किला बताया गया है। यानी बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको अजय किला घोषित कर दिया है और इस लफ्ज़ से उसको उपाधि दी है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में जो अजय किला बताया गया ये कुछ हद तक तो ठीक है, क्योंकि 2003 से लेकर अब तक जोधपुर क्षेत्र की 10 विधानसभा सीटों में से ज़्यादातर बीजेपी का कब्जा रहा है। यानी जोधपुर की जो 10 सीटें विधानसभा हैं उस पर बीजेपी का कब्जा रहा है। और ऐसे में 2013 के विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरदारपुरा विधानसभा सीट को छोड़ कांग्रेस को कहीं कामयाबी नहीं मिली। ये भी यही सही है कि तमाम कोशिशों के बावजूद सरदारपुरा का किला बीजेपी नहीं भेद पाई है। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है पूरा तमाम कोशिशों के बावजूद सरदारपुर का किला बीजेपी नहीं भेद पाई है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कहीं ना कहीं वहाँ कांग्रेस काफ़ी मजबूत है। लेकिन अब जिस तरीके से मारवाड़ के इलाके में चल रहे चुनावी युद्ध में कोई भी भीषण नहीं बल्कि एक बागी हनुमान बीजेपी की सियासी स्वर्णनगरी में आग लगा रहे हैं। जाहिर सी बात है हनुमान बेनीवाल ने लगातार बीजेपी की सिरदर्दी बना रखी है और सिरदर्दी दे रखी है। साथ ही साथ दरअसल हनुमान बेनीवाल मारवाड़ नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में एक नए भीड़ जुटाऊ नेता के तौर पर उभरे हैं। जाति की से जाट और बेनीवाल किसानों की 100% कर्ज माफी, मुफ्त बिजली, सड़क, टोल खत्म करने, उनके बच्चों के लिए आरक्षण जैसी बातें करते हैं जो लोगों को काफ़ी लुभाती हैं। लेकिन जो हनुमान बेनीवाल हैं वो जब चुनावी जनसभाएं करते हैं तो वो बात करते हैं कि भाई जो टोल होगा, सड़क जो टोल दिया जाता है उसको माफ़ कर दिया जाएगा, बच्चों की शिक्षा मुफ्त दी जाएगी और 100% के किसान कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा। ये सारी लुभावनी बातें वो अपनी जनसभाओं में करते हैं, जिसके बाद काफ़ी तालियां बटोरते हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के लिए काफ़ी सिरदर्द बन गए हैं। अपने नए सियासी दल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ ताल ठोक रहे हनुमान बेनीवाल मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो खोलकर आलोचना करते हैं तो जनता की खूब तालियां बटोर लेते हैं। बेनीवाल ने 57 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और हेलीकॉप्टर से प्रचार कर रहे हैं। 57 सीटों पर बेनीवाल ने खूब बढ़िया तरीके से अपने कैंडिडेट उतारे हैं। अब उनको जीतना होगा, जीतेंगे या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। साल अगर मैं आपको और थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ
साल 2008 में बीजेपी के टिकट पर जीते हनुमान बेनीवाल की वसुंधरा राजे से नहीं बनी थी। 2008 में वो बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़े थे और बागी हो गए। विधानसभा चुनाव 2013 में निर्दलीय खड़े हुए और जीते। उसके बाद बेनीवाल ने राजस्थान में कई किसान हुंकार रैलियां की और चुनाव में यानी पहले अपनी पार्टी लॉन्च कर दी। यानी बेनीवाल ये जानते हैं कि मारवाड़ इलाके की 43 विधानसभा सीटों पर जाट एक निर्णायक वोटर है। यानी उनका सीधा सीधा टारगेट जो है जाट वोटर पर है, क्योंकि वो खुद जाट हैं। तो यानी अब साफ तौर पर वो जाटों के सहारे अपनी राजनीति आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं राजस्थान में, और बीजेपी कांग्रेस के लिए थोड़ा सिरदर्दी बने हुए हैं। विधानसभा सीटों पर जाट एक निर्णायक वोटर है। आज़ादी के बाद से राजपूताना के बड़े किसान आंदोलन की अगुवाई भी जाट ही करते रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जो किसानों के आंदोलन होते आए हैं उसमें जाटों ने एक बड़ा अहम रोल निभाया है, एक बड़ा किरदार निभाया है। लिहाजा 20% से अधिक की जाट आबादी किसी भी पार्टी की लॉटरी खोल सकती है। यानी अगर सीधा सीधा फायदा अगर जाट एक तरफ हो गए या हनुमान बेनीवाल को अगर लोग वोट कर गए तो सीधा सीधा इनको फायदा हो सकता है। बीजेपी के बागी हनुमान बेनीवाल के तेवरों की जमीन देखने के लिए जोधपुर से 40 किलोमीटर दूर अगर आप जाएंगे तो वहां पे डांगेवास गांव में जब लोगों से पूछा गया तो शाम को 5:30 बजे सभा होने वाली थी, जिसके लिए लोग दोपहर 2 बजे से मौजूद थे। यानी लोग इंतजार कर रहे थे कि हनुमान बेनीवाल की सभा होगी। अभी उनमें ज़्यादातर उस हेलीकॉप्टर को देखने के लिए आए थे जिससे बेनीवाल प्रचार कर रहे हैं। नेता के दौरान स्थानीय पार्टी उम्मीदवार उसके समर्थक मंच पर हनुमान बेनीवाल के लिए माहौल बना रहे थे। यानी साफ तौर पर जो हनुमान बेनीवाल हैं उनका जो प्रचार प्रसार का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है, और यही वजह है कि लोग शाम की सभा के लिए दोपहर से इंतजार कर रहे थे। और फिर लगातार जो है उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी लोग देखना चाह रहे हैं कि भाई किस हेलीकॉप्टर से हनुमान बेनीवाल आ रहे हैं। कुल मिलाकर हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस के लिए सिरदर्दी पैदा कर दी है। सभा को जब सुनने आए किसान से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि उनके मुद्दों की कोई सुनवाई नहीं है। उन्हें अपनी फसल का ना तो दाम मिलता है और ना कर्ज माफ होता है। हनुमान बेनीवाल का समर्थन इसलिए कर रहे हैं ताकि किसानों की समस्याओं की सुनवाई हो सके। हालांकि उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं कि आखिर मुफ्त बिजली की उनकी मांग पूरी कैसे हो सकती है। इसका जब जवाब उनसे पूछा गया कि भाई आपकी बिजली कैसे मुफ्त होगी तो उस पर साफ तौर पर कहा गया कि अभी हमें पता नहीं है कि कैसे मुफ्त होगी बिजली। हालांकि खुद को धारा के विपरीत और जनता की आवाज़ पर खड़े नेता बताने वाले हनुमान बेनीवाल वादों की झड़ी लगाने से नहीं झिझकते हैं। उनके भाषणों में सिर्फ पार्टी जाटों की नहीं बल्कि राजपूत, बिश्नोई, ब्राह्मण और मेघवाल, मेड़ता और मुसलमान समेत उन सभी का जिक्र होता है जो खेती किसानी करते हैं। किसान का दर्द इन दिनों ऐसा आसान सीढ़ी नजर आ रहा है जिसके सहारे हर कोई सत्ता में जाना चाहता है, और यही वजह है कि लोग किसानों की परेशानियों को सत्ता की सीढ़ी बना लेते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने लगते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सच में किसान इन पर भरोसा जता लेगा, और ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 7 दिसंबर को जब वोट डाले जाएंगे तो लोगों के जहनों में कई सवाल होंगे। अब फिलहाल लोग बीजेपी को देखना चाहते हैं, वसुंधरा या फिर सचिन पायलट को देखना चाहते हैं, कांग्रेस को देखना चाहते हैं, या फिर हनुमान बेनीवाल को देखना चाहते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल जिस तरीके से अब वहाँ पर लोगों के काफ़ी मुद्दे हैं, लोग जब हनुमान बेनीवाल पहुँचते हैं काफ़ी भीड़ नज़र आती है, ख़ासतौर पर युवा इसमें बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। किसानों के लिए हक छीन कर लेंगे ऐसी बातें कही जाती हैं, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के समर्थन के बिना किसी की सरकार न बनने की बात बेनीवाल ने कही है। बेनीवाल अपने भाषण के दौरान थोड़ी थोड़ी देर में बोतल से पानी पीना नहीं भूलते, जो पार्टी का चुनाव चिन्ह भी है। समझने वाली बात यह है कि जो पानी की बोतल उनका चुनाव चिन्ह है और बीच बीच में वो पानी पीते रहते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं उनका एक अंदाज़ा लगता रहता है। उस हेलीकॉप्टर का जिक्र आता है जिसमें घूम घूम कर सभाएं कर रहे हैं। साथ ही साथ हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि वो राजस्थान की जनता को तीसरा ऑप्शन देना चाहते हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों किसानों के साथ धोखा कर रही है, ये बात हनुमान बेनीवाल का कहना है। साथ ही साथ अब मैं आपको बता देता हूँ, यानी पिछले विधानसभा चुनाव में कुल 33 दलों के उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, यानी पिछली बार के मुकाबले 56 छोटे दल इस बार मैदान में उतारे गए हैं। यानी साफ तौर पर कह सकते हैं कि हनुमान बेनीवाल अब कितना फ़ायदेमंद साबित होंगे राजस्थान की राजनीति के लिए, और किस तरीके से उनमें बदलाव क्या लोग देखेंगे। जिस तरीके से करीब 58 से ज़्यादा सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, उसका कितना फ़ायदा होगा कितना नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, राजस्थान में चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे अब
तस्वीर थोड़ी बदलती जा रही है, लेकिन देखना ये होगा कि इस बदलती तस्वीर में राजस्थान की आम जनता की कितनी बात होगी और कितनी नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो तस्वीर यही है कि लोग अब थोड़ा सा बदलना चाहते हैं, और बदलना किस रूप में होगा ये भी वक्त ही बताएगा। दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होऊंगा नए प्रोग्राम के साथ, तब तक जुड़े रहिए SP9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।